नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो में दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये केवल पिक से मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो पिक के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। सबसे ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम क्या आ चुकी है कि जब आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी का, या फिर आप किसी भी छोटे या बड़े किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों, और काफ़ी बड़ी कंपनी में दिया हुआ है। फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चंस लिस्ट आउट किए हैं कि शायद आपको कुछ फ़ायदेमंद हो सके। और जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं, जैसे जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, या फिर जो साल 2 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे बात क्या आती है कि जब आप इंटरव्यूअर के पास जाते हैं इंटरव्यू देने, वहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्या चीज़ें देखनी है, ये ऑलरेडी सारी चीज़ें कॉलेज से ही बताई जा चुकी हैं, आप लोग ने फेस भी किए होंगे, या फिर जिन्होंने अभी अभी इंटरव्यू देना या एक्सपीरियंस्ड जो होल्डर हैं, खासकर उनके लिए ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आजकल या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंटरव्यू होते हैं या फिर आपको फिजिकल लिया जाता है। यही 2 मोड होते हैं। अब ये 2 मोड में कोई भी मोड हो, आपको कौन से क्वेश्चंस आपको देखने हैं और क्या आपको बातें साइड पे ध्यान रखनी है जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों लेट न करते हुए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि आपसे सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस फील्ड, मतलब आप कहाँ कहाँ से काम करके आए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि किसी ने बिल्डिंग वर्क का काम किया है, तो बिल्डिंग वर्क के काम के लिए जो भी होंगे बिल्डिंग वर्क से रिलेटेड वो बताएंगे कि आपने कितने स्टोरी की बिल्डिंग की है, ये सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी है। अब कहेंगे कितने स्टोरी की क्यों बतानी ज़रूरी है, ये इसलिए कि कम से कम एग्जामिनर को ये पता चले या इंटरव्यूअर को ये पता चले कि आपने कितनी हाइट की बिल्डिंग की है, ताकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उसी से फिर वो अपने एजम्पशंस लगाते हैं और क्वेश्चंस रिलेट करते हैं। इसमें तो जनरली आप ये बताइएगा कि जो भी आपका फील्ड हो वो बिल्कुल आप ईमानदारी से बताइएगा, ताकि आप उसको जवाब दे सकें। अब देखिए विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू हैव डन, आपने कौन से स्ट्रक्चर किए हैं। अब जैसे फील्ड मान लीजिए, बहुत सारे सेक्टर हैं, पावर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग टाइप हो गई, या फिर आप हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, या फिर हाईवे हो गया जहां रोडवेज का काम चल रहा हो, रेलवे हो गया, ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस फील्ड में कैलकुलेट होंगी। सेकंड जो चीज़ है, कौन सा स्ट्रक्चर आपने किया है। अब जैसे मान लीजिए रोडवेज में रोड आपने किया होगा, कन्वर्ट किया होगा, या बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग में आपने बहुत सारे, एक बिल्डिंग का ही आप बता सकते हैं कि मैंने ये बिल्डिंग की है विद फिनिशिंग, या फिर केवल कंक्रीट स्ट्रक्चर आपने देखा है, तो आप कंक्रीट स्ट्रक्चर बता सकते हैं। हालांकि कभी भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को आप फुल बिल्डिंग का ही एक्सपीरियंस ज़्यादातर कैलकुलेट किया जाता है। फुल बिल्डिंग इन द सेंस कि आपने आरसीसी वर्क भी किया है, और आरसीसी वर्क के साथ प्लास्टर, ब्रिक वर्क, जितने भी आइटम्स हैं सारे आपने देखे हैं। एक जो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, अब आप कहेंगे कि ये 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको जैसा पूछा हुआ था, लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप पेन और पेपर भी लेके बैठ सकते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकें या पॉज करके देख सकें। अब देखिए, हाउ मैनी मैक्सिमम कॉन्क्रीट यू हैव डन इन वन स्ट्रक्चर। अब कभी कभी ये भी आपसे, जब बड़ी कंपनी में आप जाते हैं तो कभी कभी मास कॉन्क्रीटिंग होती है। मास कॉन्क्रीटिंग इन द सेंस, छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लेता हूं कि जैसे मान लीजिए ये इसकी बिल्डिंग की स्लैब की होगी, तो स्लैब की जो क्वांटिटी होगी वो निश्चित है काफ़ी ज़्यादा होगी। कभी 100 MQ आता है, कभी 150 MQ, जिस तरह से भी। तो आप मैक्सिमम कितनी कंक्रीट अभी तक आपने एक स्ट्रक्चर के लिए की होगी वो आपको बताना वहाँ पे ज़रूरी है। अब जैसे मैंने 1520 MQ किया हुआ है, 1520 MQ, तो इसमें भी बहुत सारे सवाल जनरेट होते हैं, और इसी से रिलेटेड जो पूछे गए वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातें हो गई। अब यहाँ देखिए, हाउ मैनी मशीनरीज वाज देयर। अब वाज देयर मीन्स यूज होगा दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा लिखना भूल चुका हूँ, तो आप यूज समझें। अब जैसे आपने जितनी भी कॉन्क्रीट की हो, 100 MQ, जैसे मैंने 1520 यदि बताया था, तो वहाँ पे 2 बूम प्लेसर लगाए गए थे। बूम प्लेसर का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, कैसे क्या करते हैं, क्या फंक्शन होते हैं उसके, वो आप देख सकते हैं। साथ में 2 कंक्रीट पंप थे, इसका भी वीडियो बना हुआ है। अब ये 4 हो गए जो कि कंक्रीट को प्लेस करेंगे। अब ये सवाल आया कि टीएम कितने थे। टीएम मीन्स ट्रांजिट मिक्सचर। आपने देखा होगा कि जो कंक्रीट की गाड़ी आती है, जो आपने ट्रक देखे होंगे जिसके पीछे एक टैंक लगा रहता है और घूमता रहता है, वो उसको ट्रांजिट मिक्सचर बोलते हैं। ये एक्सपीरियंस
जो नहीं है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो एक्सपीरियंस है वो तो टीएम का मतलब बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो मैंने 14 टीएम बताया जितना यूज हुआ था। आप इन सब में बिल्कुल घुमाने की कोशिश ना करें, आप बिल्कुल जेन्युइन बताएं जो आपने यूज किया है। अब फिर जो एक सवाल आता है जो कि मैक्सिमम ये इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए, कि जब आपने इतनी बड़ी कंक्रीट की, आपने मशीनरी बता दी कि हमारे पास क्या क्या मशीनरी थी, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि जो पोरिंग स्ट्रक्चर था, मान लीजिए कि आपने ये बिल्डिंग का काम करना था, बिल्डिंग में स्लैब कास्ट करनी थी। अब स्लैब कास्ट करते समय ये तो आपको ज़रूर ध्यान देना होगा कि स्लैब जो कास्टिंग होगी उसके नीचे आप ज़मीन पे पंप लगाएंगे, उस पंप से जो आपका बैचिंग प्लांट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, ताकि उसी से आप प्लान कर सकें कि आपको कितने टीएम रखने हैं, कितना पंप रखना है और कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे यूज करनी है। फिर जो क्वेश्चन आता है 6th नंबर क्वेश्चन। अब ये 6th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट सेफ्टी एट साइट। अब सेफ्टी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये मुझसे पूछा गया। तो नॉर्मल आप इनिशियल स्टार्टिंग से आप बताएं सेफ्टी, यदि आपसे पूछी जा रही है कि सेफ्टी क्या है, तो सेफ्टी की सिंपल सी आपको परिभाषा बतानी है कि जो कि सुरक्षा की दृष्टि से आप यदि कोई काम कर रहे हो तो आपको ऐसा काम करना है कि वर्कर जैसा घर से आ रहा है मुस्कुराते हुए वैसा ही काम करने के बाद घर पे जाए। मीन्स यदि ये तो नॉर्मल सी भाषा बता दी, यदि आप सेफ्टी की फुल परिभाषा देखें तो हमें सुरक्षा की दृष्टि से काम करना है जिससे कि कोई हानि ना हो किसी भी मैन पावर की या फिर मटेरियल की, यही आपकी मेन सेफ्टी है। अब आपको क्या क्या इसमें देखने हैं, इसमें बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि पीपीईज क्या है, पीपीईज का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब देखिए ये भी पूछा गया कि व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस देखिए दोस्तों, जो बिल्डिंग वर्क के हैं वो ज़्यादातर नहीं इसको समझ पाएंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जब पाइपलाइंस का काम किया जाता है या फिर जब स्ट्रक्चरल स्टील का काम किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा आदमी उस स्पेस में नहीं जा सकते क्योंकि उनका डाया कम होता है, वही कन्फाइंड स्पेस कहलाता है। हवा का आवागमन पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए कन्फाइंड स्पेस को आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ रेस्ट्रिक्टेड होता है एंट्रीज के लिए, कि पर्टिकुलर वही पर्सन जाएंगे जो वहाँ काम कर सकते हैं, नॉर्मल कोई पर्सन जा नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे व्हाट शुड यू टेक प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द कन्फाइंड स्पेस वर्क। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है। अब जैसे यदि ये सिंपल बताऊँ आपको कि प्रिकॉशंस क्या है, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से हैजार्ड क्या हो सकते हैं। मीन्स यदि कन्फाइंड स्पेस है, सीमित एरिया है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी प्रेशर डालता है कि जैसे मान लीजिए गर्मी है ज़्यादा तो वहाँ हो सकता है कि टैंक है वहाँ गर्म हो या और कोई हो। फिर फायर, आग की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, फिर एक्सप्लोजन भी हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब ऑक्सीजन की कमी के लिए लेवल क्या चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में आपको सांस लेने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कंपिटेंट पर्सन को ही वहाँ पे भेजना है, वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा हो जिससे एयर सर्कुलेट होगी तो आपको समस्या कम आएगी। अब नवा क्वेश्चन जो है व्हाट इज रिस्क एनालिसिस। अब रिस्क एनालिसिस कहेंगे हर एक जगह है, जैसे आप नॉर्मल गाड़ी से भी जा रहे हैं तो भी रिस्क है। अब रिस्क एनालिसिस होता क्या है, मान लीजिए कि आप इतनी हाइट की बिल्डिंग कर रहे थे, अब इस बिल्डिंग पे मान लीजिए स्लैब का काम आप यदि आप कर रहे हैं तो ये हो सकता है मटेरियल गिर जाए, मेन पावर ऊपर से गिर सकता है, या फिर आपने जो स्टेजिंग की है स्टेजिंग कोलैप्स हो सकती है, आपने जो शटरिंग किया है वो शटरिंग फेल हो सकता है, या आप कोई मटेरियल लिफ्टिंग के लिए यदि आपने अरेंजमेंट कर रखा है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपने टावर क्रेन देखे होंगे जो बहुत बड़ी बिल्डिंग में लगे रहते हैं, वो टावर क्रेन का रिस्क एनालिसिस निकाला जाता है। मीन्स एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप जो भी काम करने जाएंगे उसमें क्या क्या रिस्क है, मीन्स किससे चोट लग सकती है, किससे नुकसान हो सकता है, ये सारा एनालाइज करना ही रिस्क एनालिसिस कहलाता है। अब जो 10th क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड यू टेक प्रिकॉशंस ड्यूरिंग हाइट वर्क। अब हाइट वर्क में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हों। सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि जब आप हाइट पे काम करते हैं, मान लीजिए ये इसके फोल्डिंग आपको करनी है तो नीचे से आप 3 या 4 मीटर तक तो नॉर्मल आप सेफ्टी बेल्ट, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है सेफ्टी बेल्ट लगाने हैं। सेफ्टी बेल्ट के साथ साथ ये इसके फोल्डिंग गैंग जो होता है वो आपको इसके फोल्डिंग करके प्रॉपर प्लेटफॉर्म तैयार करके देगा जिससे कि वर्कर उस पर काम कर सकते हैं। ऑलरेडी ये मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ डिटेल में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए, प्रॉपर उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ी भी प्रोवाइड करवानी होगी, वो सीढ़ी आपको देखना होगा। फिर प्रॉपर हैंड रेल लगा है कि नहीं,
मीन्स जो आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जैसे यहाँ देखिए छत पे कंक्रीट का पैरापिट किया हुआ है, तो जब आपकी इसके फोल्डिंग रहती है तो आपने देखा होगा खड़े पाइप इस तरह से जोड़ दिए जाते हैं और इनके ऊपर हॉरिजॉन्टल पाइप 2 लगा दिए जाते हैं, जिससे कोई आदमी नीचे ना गिरे या फिर कोई मटेरियल ना गिरे। साथ में टो गार्ड भी आपको लगाना है। टो गार्ड क्या होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जब टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाया जाता है तो नीचे का 6 इंच का भाग, मीन्स जो भी स्लैब होगी या फिर जो प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं उसके 6 इंच का पार्ट एक कवर कर दिया जाता है चारों तरफ से, इसलिए कि बाय चांस कोई हथौड़ी हो गई या फिर कील हो गया वो नीचे ना गिरे। फिर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि यदि आप कोई मटेरियल लिफ्टिंग कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उसी स्पेस में, मीन्स उसी जगह पे मटेरियल अनलोड किया जाए जहां आपने पहले डिसाइड कर रखा है, अदरवाइज इधर उधर कहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी। और फिर बात आती है कि व्हाट इज़ वर्क परमिट। अब वर्क परमिट क्या है, देखिए नॉर्मल क्या होता है दोस्तों कि छोटी मोटी जो एजेंसीज होती हैं या फिर जब छोटे मोटे काम होते हैं तो उन्हें वर्क परमिट नहीं लिया जाता है, या फिर कल्चर का आप कह सकते हैं या सिस्टम कह सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप बड़ी कंपनी में जाते हैं तो आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है। मीन्स मान लीजिए ये स्टेजिंग आपको करनी है, ये स्टेजिंग करनी है तो पहले क्लाइंट से आपको परमिट लेना पड़ेगा कि हाँ मैं वहाँ का स्टेजिंग करने जा रहा हूँ, और वहाँ पे जो भी रिस्क एनालिसिस होंगे वो वर्क परमिट के फॉर्म में ऑलरेडी सारा कुछ दिया रहता है कि आप हाइट वर्क में क्या करेंगे, फायर के ड्यूरिंग में क्या करेंगे, या फिर आपका नॉर्मल जब वर्क चलेगा तब क्या है, या हॉट वर्क कोई तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वर्क परमिट में होंगी जो कि देख के आपको क्लाइंट के द्वारा लेना होगा, या फिर आप यदि क्लाइंट जॉब में हैं तो वर्क परमिट आपको देना होगा सारी चीज़ें चेक करके। तो सिंपल सी चीज़ें कह सकते हैं कि वर्क परमिट क्या है कि आपके काम को करने के लिए क्लाइंट के द्वारा या कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको लाइसेंस एक तरह का दिया हुआ है कि आप वो काम कर सकते हैं। अब देखिए विच टाइप ऑफ सेफ्टी हार्नेस शुड यूज एबव 5 मीटर हाइट। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि हाइट की यदि वर्क कर रहे हैं हाइट पे तो आपको क्या क्या ध्यान देने हैं। सबसे पहले तो सेफ्टी बेल्ट लगाना है। सेफ्टी बेल्ट जब आप लगाएंगे तो जब 5 मीटर के ऊपर की हाइट जाती है तो आपने देखा होगा शॉक एब्जॉर्बर का सेफ्टी बेल्ट यूज किया जाता है। शॉक एब्जॉर्बर में होता क्या है दोस्तों कि एक प्लास्टिक का कवर रहता है, उसमें उसकी बेल्ट फंसी रहती है रोल करके, मीन्स इस तरह से स्प्रिंग नुमा फंसा रहता है, ताकि जब लोड पड़ता है तो ये धीरे धीरे खुलता है। ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और धीरे धीरे ये पार्ट खुलने से होता क्या है, लेबर हो या फिर कोई मेन पावर हो या जो भी वर्कर है वो गिरता है तो उसको थ्रस्ट कम लगता है और वहाँ से बचाव जल्दी हो सकता है और ज़्यादा सेफ रहता है। अब साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि जो शॉक एब्जॉर्बर का आप सेफ्टी बेल्ट यूज करेंगे वो 2 लेन का होगा, मीन्स उसमें 2 हुक होते हैं फंसाने वाले, आपने देखे होंगे जितने भी काम किए हैं कि 2 लेन के सेफ्टी बेल्ट यूज होते हैं साइड पे, उनको आपको 5 मीटर के अबव यूज करना है। अब देखिए फिर आती है बात कि व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या है, ये नॉर्मल जो काम करते हैं दोस्तों उनको ज़रूर पता है, या जो नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि प्रोडक्टिविटी जो साइट पे होती है वो आपको मेनली ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं और आउटपुट क्या मिल रहा है, यही आपकी मेन प्रोडक्टिविटी हो गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि आपको एक स्लैब करनी है तो ये स्लैब करनी है तो आपको कितने मीटर स्क्वायर का पर डे का टारगेट लेके चलना है कि आप टारगेट फुलफिल कर पाएँ, जिसमें आपको कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, ये एक आइडिया आपको होना ज़रूरी है एज अ मैनेजर आप यदि जा रहे हो या इंजीनियर जा रहे हो। कि मान लीजिए 10 मीटर बाई 10 मीटर की स्लैब है तो आपको कितने वर्कर लगाने होंगे कि ये काम 10 दिन में पूरा हो जाए या जो भी आपका टारगेटेड डेट है उसमें पूरा हो जाए। तो ये प्रोडक्टिविटी आपको देखना जरूरी है। अब यदि प्रोडक्टिविटी को और डिफाइन करूं तो आप ये सिंपली कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी मीन्स आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक कारपेंटर कितना शटरिंग कर सकता है, या फिर एक वर्कर कितना मिट्टी खोद सकता है, कितना कंक्रीट कर सकता है, या कितनी टाइल्स लगा सकता है एक मेसन, या कितना प्लास्टर कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी जो कि प्रोडक्टिविटी के अंदर में होंगी। अब जैसे सेम देख लीजिए, अभी एक मैं बता रहा था कि 15 इंटू 40 मीटर का यदि एक आपके पास स्लैब है तो कितने वर्कर रिक्वायर्ड होंगे फॉर केवल शटरिंग करने के लिए। अब शटरिंग करने के लिए आपको देखिए दोस्तों करना क्या होगा। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपका कितना है, लगभग 600 मीटर स्क्वायर की शटरिंग आ रही है आपकी। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले नीचे से स्टेजिंग स्टार्ट करना होगा। स्टेजिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इसके फोल्डर चाहिए होंगे, फिर वहाँ पे आपको कारपेंटर चाहिए होंगे इसके फोल्डिंग होने के बाद, जो कि साथ में ही कभी कभी पैरेलल जो बोर्ड मेकिंग करेंगे वो इसके फोल्डिंग के साथ साथ होगा। अब मान लीजिए 1 महीने का कंडीशन दे रखा है कि 30 दिन आपको समय मिल गया और 15 इंटू 40 मीटर का स्लैब
आपको शटरिंग करके देना है, मीन्स 600 मीटर स्क्वायर का। 40 to 50 लेबर मैंने बताया कि 40 to 50 वर्कर्स कम से कम चाहिए होंगे, जिसमें आपको कम से कम 15 स्किल पर्सन चाहिए होंगे। स्किल पर्सन जिनमें आपके कारपेंटर हो गए, इसके फोल्डर हो गए, और बाकी जो होंगे वो हेल्पर हो गए। जैसे 15 आपने स्किल लिए तो 30 आपको अनस्किल गैंग लेना ज़रूरी है, मीन्स हेल्पर। तब आप जाके 1 महीने में लगभग ये स्लैब कर पाएंगे। अदरवाइज यदि टारगेट कम रखना है तो लेबर आपको ज़्यादा रखने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, आज के 14 क्वेश्चंस पूरी लिस्ट है दोस्तों, और एक बार में मैं बना नहीं पाऊंगा। और फाइनली सिलेक्शन की बात जो रही वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन का क्या हुआ। और सिलेक्शन जब इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं और कॉन्फिडेंटली जब आप आंसर देते हैं तो सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।